Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the group 16 elements video second part. And in today's video, we are going to cover two important topics of group 16 elements, that is oxo acids of sulfur and a discussion on hydrogen peroxide. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। फर्स्ट पार्ट में हमने सेलेनियम टेलेरियम के कुछ ऑक्सो एसिड्स डिस्कस किए थे एंड तभी हमने ये भी इंट्रोडक्शन दिया था कि सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमें उन्हें अलग से स्टडी करना होगा। सो आज हम उन्हीं ऑक्सो एसिड्स को कवर अप करेंगे। टोटल 8 काइंड ऑफ ऑक्सो एसिड्स आज हम सल्फर के डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। द फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरस एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO3 एंड इसमें जो सल्फर होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, डाइप्रोटिक होता है एंड 2 बार हम इसको आयनाइज करके इसमें से 2 प्रोटॉन्स रिमूव करा सकते हैं, यानी कि दोनों ही प्रोटॉन आयनाइजेबल है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों जो सल्फ्यूरस एसिड होता है उसके 2 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक स्ट्रक्चर में वो सिमेट्रिकल सल्फ्यूरस एसिड होता है और एक में अनसिमेट्रिकल होता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर्स देख भी सकते हो, जो सिमेट्रिकल है उसमें S डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड पे एक एक OH बॉन्ड है और अनसिमेट्रिकल में 2 डबल बॉन्ड O और एक H और OH है। यहीं पे जो SH बॉन्ड है वही इस सल्फ्यूरस एसिड के रिड्यूसिंग कैरेक्टर को डिनोट करता है। अब अगर हम बात करें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड सल्फ्यूरस एसिड अगर हम देख रहे हैं H2SO3, अगर हम इसका एनाइन देखें SO3 तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो बच्चों जो SO3 होता है यानी कि सल्फाइड आयन, उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देख भी सकते हो, सल्फर के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा उसके 2 सिग्मा बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ बने होते हैं और थर्ड बॉन्ड भी वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है। जहां पे वो थर्ड बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है वहां पर सल्फर के D ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल्स के बीच में भी ओवरलैप होता है एंड P पाई D पाई बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड भी फॉर्म होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, यही रीजन है कि इसका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है। सो दिस कवर्स H2SO3। सेकेंड ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। इसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है एंड इस एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता ही है इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस। लैब में भी आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो तो कितनी सारी ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते ही हैं। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्टेबल होता है, बट अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करें तो ये डिसोसिएट होकर हमें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर देता है। अगर इसके एसिडिक नेचर का बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड होता है और आयनाइज होकर हमें 2 प्रोटॉन्स तक दे सकता है। फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो H2SO4 से हमें मिला H प्लस HSO4 एंड सेकेंड रिएक्शन में हमें H2SO4 से मिला 2H प्लस SO4 2-। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक है, तो डाइबेसिक नेचर वो तभी शो कर सकता है जब उसके 2 हाइड्रोजन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के ऑक्सीजन से लिंक्ड हो, जिनको हम रिमूव करा पाए, ठीक है, प्रोटोनेट करा पाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हो, सल्फर सेंटर में उसके 2 सिंगल बॉन्ड्स है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और बाकी वो 2 डबल बॉन्ड्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। ऑल्सो सल्फ्यूरिक एसिड का हाई बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर पाते हैं। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनाइन की बात करें, यानी कि सल्फेट एनाइन की बात करें SO4 2-, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, जिसके अंदर सल्फर जो होता है सेंट्रल एटम की तरह प्रेजेंट है, उसके 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड है, 2 बॉन्ड सिंगल होते हैं और बाकी दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी। जो सिंगल बॉन्ड होता है ऑब्वियसली वो P पाई ओवरलैप की वजह से होते हैं एंड जो डबल बॉन्ड है वो P पाई D पाई ओवरलैप की वजह से होते हैं, ठीक है जी। सो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो सल्फेट एनायन का। This covers the part of sulfuric acid. Now third oxo acid, that is thiosulfuric acid. थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2S2O3। इसमें सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है एंड ये बहुत ही आराम से डिकम्पोज होकर हमें क्या दे देता है, सल्फ्यूरस एसिड, और साथ में फ्री सल्फर भी डिपॉजिट होता है। सो रिएक्शन आप देख सकते हो H2S2O3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स H2SO3 + S।
इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, इसका बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बट उसमें एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड का है उसकी जगह एक डबल बॉन्ड सल्फर से जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हो। मूविंग ऑन टू द फोर्थ ऑक्सो एसिड, डाइथायोनिक एसिड, दैट इज H2S2O6। बच्चों डाइथायोनिक एसिड हमें एज इट इज नहीं मिलता है एनवायरमेंट में, हम इसको अलग से प्रिपेयर नहीं कर पाते कि भाई हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, ये हम सॉल्यूशन में ही प्रिपेयर कर पाते हैं, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन ही बना पाते हैं हम। और ये सॉल्यूशन भी हम बनाते कैसे हैं, बेरियम सल्फेट का जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, BaS2O6 प्लस H2SO4 ऑन रिएक्शन गिव्स H2S2O6 प्लस BaSO4। ठीक है जी। चलो अब अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वैसे स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर तक, बट उसके बाद अगर हम इसको हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है। एंड डिकम्पोज होने के बाद ये क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज H2SO4 प्लस H2। ठीक है जी, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दो सल्फर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, एक सल्फर यूनिट मतलब दोनों ही सल्फर यूनिट पर अगर हम देखें, एक सल्फर यूनिट पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH है, एंड सेकंड यूनिट पर भी दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछा जाए। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ ऑक्सो एसिड, दैट इज पॉलीथायोनिक एसिड्स। बच्चों पॉलीथायोनिक एसिड बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें बस आपकी पॉली यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो हम थायोनिक एसिड पढ़ रहे थे उसकी यूनिट्स बार बार क्या होती है, रिपीट होती रहती है। ठीक है, सो इसमें ऑब्वियसली सल्फर सल्फर आपस में जुड़े होते हैं, सल्फर सल्फर लिंकेजेस होते हैं, तभी इसको हम पॉलीथायोनिक एसिड बोल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दो जो हमारे सल्फर की यूनिट्स है थायोनिक यूनिट्स, वो सल्फर SS लिंकेजेस के थ्रू जुड़ी होती हैं। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ ऑक्सो एसिड, दैट इज डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक अच्छा डिहाइड्रिंग एजेंट भी होता है। ये फटाफट से वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि आप रिएक्शन में देख भी सकते हो। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर हम दो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल लें और इनका डिहाइड्रेशन करा दें, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा दे, तो जो बचेगा दैट विल बी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2S2O7। Now moving on to the next type of oxo acid, peroxomonosulfuric acid H2SO5। इसको हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं। इसमें जो सल्फर होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें सल्फर सेंट्रल एटम होता है, उससे देख सकते हो आप दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक परऑक्सी बॉन्ड भी है, जहाँ पे देखो S और OH के बीच में जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वही परऑक्सी ऑक्सीजन होता है। सो इसका स्ट्रक्चर भी आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें एक सल्फर और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में एक एक्स्ट्रा परऑक्सी ऑक्सीजन को हम लगा देते हैं। Moving on to the last type of oxo acid, that is peroxodisulfuric acid H2S2O8। इसको हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। इसमें भी जो सल्फर होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका सॉल्ट ले ले, फॉर एग्जांपल इसका पोटेशियम सॉल्ट हमने ले लिया K2S2O8, तो जैसे ही हम उसको हीट करते हैं वो डिकम्पोज होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ में पोटेशियम का सॉल्ट भी देता है। यहीं पे अगर हम बात करें कि इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो अगर हम इस पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को लें और इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये कैरोज एसिड बना लेता है H2SO5 और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी फॉर्म करता है। इसी कैरोज एसिड को अगर हम और ज़्यादा फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्साइड भी मिल जाता है। इस तरह से आप इसकी रिएक्शन याद कर सकते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। जो दो हमारी यूनिट है, देखो लास्ट में देखो, सबसे पहले तो सल्फर की 2 यूनिट्स हैं, जो हमारी थायोनिक एसिड की यूनिट थी वही 2 यूनिट्स हैं, बट पॉलीथायोनिक एसिड में हमने सल्फर से लिंकेज किया था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यानी कि परऑक्सो ग्रुप से लिंकेज है। ठीक है, ऊपर वाले कंपाउंड में परऑक्सो मोनो था, यहाँ पे परऑक्सो डाई है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे बीच में, तो वही आपको बॉन्ड से दिखाया हुआ है। ठीक है, कि कैसे 2 सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप्स लिंक्ड हैं यूजिंग पेरोक्सो बॉन्ड। इसी के साथ हमारे सारे ऑक्सो एसिड्स कंप्लीट होते हैं सल्फर के। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने क्लास 11th में थोड़ा सा हाइड्रोजन चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था। H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसको ही हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक थिक लिक्विड होता है जिसका पेल ब्लू कलर होता है। ये इसका नेचर विस्कस होता है, वाटर से इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है,
ठीक है जी। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में कम्प्लीटली मिसिबल होता है, अल्कोहल में भी, ईथर में भी कम्प्लीटली मिसिबल होता है। ठीक है जी। वाटर के साथ ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। बाकी अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इस यूनिट में हमें इसकी 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो एक अनस्टेबल लिक्विड होता है और वो डिकम्पोज होने के बाद वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, H2O + O2। इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि H2O2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1 एंड देन वाटर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाती है, यानी कि -1 से -2 यानी कि रिडक्शन हुआ। एंड H2O2 से जब O2 बना रिएक्शन के बाद यानी कि -1 से 0 हुई, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे सेम ही एटम यानी कि ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ओके। ये सिर्फ नॉर्मली डिकम्पोजिशन नहीं करता, लाइट की प्रेजेंस में भी ये डिकम्पोजिशन करता है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि अगर हमें पेरोक्साइड को स्टोर करना है तो हम इसको वैक्स लाइन ग्लास या फिर प्लास्टिक वेसल्स में स्टोर करें जिसमें लाइट एकदम से पास ना हो पाए ताकि ये डिकम्पोज ना हो। ठीक है जी, ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मूविंग ऑन टू इट्स सेकेंड रिएक्शन दैट इज एसिडिक नेचर। अगर इसके नेचर की बात करें तो बच्चों जो प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो एक वीक एसिड होता है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। ठीक है जी, इसकी Ka की वैल्यू भी काफ़ी कम होती है। अगर देखें किस तरह से डिकम्पोज होता है तो जो पहले पेरोक्साइड होता है H2O2 वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है और साथ में HO2- हाइड्रो पेरोक्साइड आयन फॉर्म करता है। यही अगर हम इसमें फर्दर डिसोसिएशन करें तो हाइड्रो पेरोक्साइड आयन फर्दर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस पेरोक्साइड आयन यानी कि O2 तक फॉर्म कर लेता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे दो तरह से डिसोसिएशन हो पा रहा है, दो स्टेप्स में, और दो यहाँ पे एनायन फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सॉल्ट भी दो तरह के बनाता है, ये सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड भी बना सकता है और सोडियम पेरोक्साइड भी बना सकता है जिसमें HO2- और O2 आयन्स प्रेजेंट होंगे इन सॉल्ट में। दिस वॉज अबाउट इट्स एसिडिक नेचर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इट्स ब्लीचिंग एक्शन। तो बच्चों जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना वो ब्लीचिंग एजेंट का काम कर सकता है क्योंकि ये जब रिएक्शन करता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर हम इसको डिकम्पोज करें तो H2O2 ब्रेक डाउन होकर H2O + O यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, जो हमारा कलरिंग मैटर होता है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेता है और कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑब्वियसली हम इसको ब्लीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अगर हम ब्लीचिंग कर रहे हैं तो ये परमानेंट होती है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है कलरिंग मैटर का कलरलेस प्रोडक्ट में। इसकी फोर्थ रिएक्शन अगर हम देखें, एडिशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हम एल्कीन्स पे रिएक्शन करा दें, ठीक है, बेसिकली हम इथाइलिन यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, उसके डबल बॉन्ड पे अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्लाइकॉल बना लेता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख भी सकते हो, ये एडिशन के बाद क्या बना रहा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो इस तरह से इसकी रिएक्शन प्रोसीड करती है। मूविंग ऑन टू इट्स फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इन दोनों को हम यहाँ पे साथ में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम भी करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसकी हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भी देखा भी कि भाई H2O2 में ऑक्सीजन -1 होता है तो वो -2 तक भी हो सकता है, ठीक है, रिड्यूस होके, और 0 तक भी जा सकता है ऑक्सीडाइज होके। तो वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। बस जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम एक एक करके इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के एग्जाम्पल और रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में भी और अल्कलाइन सॉल्यूशन में दोनों में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। एसिडिक मीडियम में जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये H2O2 को H2O में ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब बेसिक मीडियम में काम करेगा तो उस केस में ये OH- में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कैसे कैसे किस किस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे पहला एग्जांपल आप देखो, इसमें हमने FeSO4 फेरस सल्फेट लिया, उसका जब हमने रिएक्शन कराया H2O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो FeSO4 है जो पहले Fe2+ प्रेजेंट था अब वो फेरिक सल्फेट बन गया, यानी कि Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।
नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो, जब हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो पहले पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडाइड था वो -1 में प्रेजेंट था, उसके बाद ये आयोडीन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। पहले आयोडाइड आयन था, अभी आयोडीन में कन्वर्ट हो गया I2 में, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, दैट मीन्स -1 to 0, यानी कि इसने Ki को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में, तो यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे सल्फाइड को सल्फेट्स में ऑक्सीडाइज कर रहा है। पीबीएस में सल्फर की ऑक्सीडेशन -2 थी, एंड PbSO4 में आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हम +2 ले रहे हैं लेड का, तो ये हो जाएगा +6, है ना। सो ऑब्वियसली +2 से +6 में क्या हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये सल्फाइड्स को भी सल्फेट्स में ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, लाइक मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, H2SO3 को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम पेंटॉक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये सभी एसिडिक मीडियम के एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा भी होगा रिएक्शन में हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं या HNO3 ऐड कर रहे हैं, तो ये एसिडिक मीडियम के एग्जांपल है। इसी केस में अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें कैसे बिहेव करें, अगर हम बेसिक मीडियम ले लेते हैं, अल्कलाइन मीडियम ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अल्कलाइन मीडियम से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और OH- में देखो यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर हम अल्कलाइन मीडियम में एग्जांपल देखें, तो ये मैंगनीज सल्फेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो MnSO4 अगर हम देखें, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और MnO2 में देखें तो +4 है, तो ऑब्वियसली मैंगनीज +2 से +4 में ऑक्सीडाइज हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हो, फेरस आयंस को फेरिक आयंस में इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, Fe2+ से Fe3+ बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन में क्रोमियम सल्फेट को सोडियम क्रोमेट में ऑक्सीडाइज कर दिया है, ठीक है। सो ये इसके एग्जांपल्स है, आपको मेन इसमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या, और 3-4 आप एग्जांपल याद कर लोगे तो ये क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट इसका रिड्यूसिंग नेचर अगर हम देखें, एसिडिक मीडियम में भी अल्कलाइन मीडियम में भी, दोनों में ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ठीक है जी। एसिडिक मीडियम में भी ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और अल्कलाइन मीडियम में भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अगर इसके एग्जांपल देखें, एसिडिक मीडियम में कैसे रिड्यूसिंग एक्शन करता है, तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, हमने क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका रिएक्शन कराया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो KMnO4 रिड्यूस हो गया K2SO4 में। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है पोटेशियम की, +7, सॉरी मैंगनीज पोटेशियम की, ठीक है। और अगर इसमें हम मैंगनीज देखें, तो KMnO4 में मैंगनीज की +7 है, और MnSO4 में कितनी है, +2, तो +7 से +2, सो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेकेंड रिएक्शन देखो, MnO2 से, यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड से हमें मैंगनीज सल्फेट मिला, ठीक है। तो रिडक्शन हुआ, MnO2 में +4 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज सल्फेट में +2 है, तो +4 से +2 में रिडक्शन हो गया। अगर बात करें ओजोन के साथ रिएक्शन की, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन तक को भी किस में रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन में, ठीक है जी। ये एसिडिक मीडियम के एग्जांपल हो गए। अगर हम अल्कलाइन मीडियम में ही रिडक्शन रिएक्शंस देखें, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है, जैसे KMnO4 में +7 है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में +4 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन हो गया। ये फेरिक आयंस को फेरस आयंस में रिड्यूस कर सकता है, यानी कि Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये लेड डाइऑक्साइड को लेड मोनोक्साइड में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। हेलोजेंस को हेलाइड आयंस में रिड्यूस कर सकता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स को मेटल्स में रिड्यूस कर सकता है, फॉर एग्जांपल सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। तो इसकी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां इसका रिड्यूसिंग एक्शन देखने को मिलता है। सो इस तरह से आप इनमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स याद करके लिख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के भी और रिड्यूसिंग नेचर के भी, एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में। सो इस तरह से आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद इसका एक छोटा सा टॉपिक है यूजेस हमें आप कुछ मेन पॉइंट्स इसमें याद कर सकते हो। 1 या 2 मार्क में अगर पूछ लेता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि वो ब्लीचिंग एक्शन करता है, ठीक है। बाकी इसको एज हेयर ब्लीच, एज डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है। काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये हेल्प करता है। इसको हम एज एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, वाउंड्स वगैरह वॉश करने के लिए, ठीक है।
पर हाइड्रोलिक पर्टिकुलर इसका कंपाउंड होता है, जिसमें हम इसको एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। इसको यूज करके हम और फर्दर कुछ अलग अलग कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको हम ब्लीचिंग में यूज करते हैं। अगर हमारे कलर रिस्टोर करना है तो उसमें भी इसका यूज होता है। मिल्क, वाइन, लिकर्स, इनके प्रिजर्वेशन में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे यूजेस है जिनको आप लिख सकते हो। लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स अरेंज्ड हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है, उनके परपेंडिकुलर पोजीशंस पर 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो OH बॉन्ड्स है दोनों, ऑब्वियसली ये यही शो कर रहा है कि दोनों OH बॉन्ड अलग अलग प्लेन्स में है। एंड ये किस लिए होता है, जो यहाँ पे अलग अलग बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें रिपल्शन होने की वजह से ये अलग अलग प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम O बॉन्ड की बात करें तो O बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्री रोटेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रोटेशन के लिए कोई बैरियर नहीं है, आराम से रोटेशन हो सकता है इन OH बॉन्ड्स का, ठीक है। बट ये उतने ही एंगल पे रहते हैं जहाँ पे इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 97 डिग्री होता है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन पर डायरेक्टेड होते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स मेंशन करके या आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।